सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है पार्लियामेंट का जो है आज जो है लास्ट चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे बजट कैसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बजट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसे क्या कहते हैं, देखो ये रेफर करता है गवर्नमेंट के जो प्लान है, जो एंटीसिपेटेड रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर है किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर का। देखो ये क्रूशियल प्रोसेस है जो शेप कर रही है कंट्री की जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। बजट जो पूरे साल की इकोनॉमिक पॉलिसी कंट्री की क्या होगी, ये डायरेक्ट करती है, डायरेक्टिंग पब्लिक फंड्स कि जो वेरियस प्रोग्राम जो गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी उसके लिए जो फंड्स जो चाहिए और स्कीम्स के रिलेटेड जो पैसा चाहिए वो इस बजट में सैंक्शन होगा। तो बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है एनुअली, मतलब हर साल, और ये इट्स अप्रूवल बाय पार्लियामेंट इज सिग्निफिकेंट इवेंट इन इंडियाज लेजिस्लेटिव कैलेंडर ईयर। समझे कैसे? देखो कब किया जाता है, तो जो यूनियन बजट है ना वो ट्रेडिशनली जो है वो प्रेजेंट किया जाता है 1 जनवरी को हर साल। ऑल थ्रू इसकी डेट जो है वो ओकेजनली वेरी भी करती रहती है। ठीक है, अब देखो कौन प्रेजेंट करता है, हु प्रेजेंट्स इट, हु प्रेजेंट्स द बजट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो प्रेजेंट करता है बजट। ये टिपिकली जो डन होता है कहाँ पे, लोकसभा में। कहाँ पे, लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। अब टाइप ऑफ बजट देखो, बजट पहले तो दो होते थे। एक जनरल बजट होता था जो ओवरऑल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्लान करता था एक इस साल के लिए, और एक रेलवे बजट जो है अलग से होता था। हिस्टोरिकली रेलवे बजट वो प्रेजेंट होता था सेपरेटली, लेकिन 2017 के बाद ना ऑनवर्ड्स यू इंटीग्रेट कर दिया गया है जनरल बजट के साथ में। ओके, ब्रिटिश यूज टू डिफ्रेंशिएट दीज टू बिकॉज वो ज़्यादा रेवेन्यू आता था रेलवे से, तो ये कुछ इश्यूज था। अब देखो बजट के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ आर्टिकल 1112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखना बजट जैसा वर्ड जो है कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कोर डॉक्यूमेंट है बजट का। दिस इज अ कोर डॉक्यूमेंट ऑफ बजट जो प्रेजेंट द गवर्नमेंट के जो है एस्टिमेटेड जो कितना रेवेन्यू और कितना खर्चा जो है, कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा इस आने वाले साल में, कमिंग ईयर का एस्टिमेट लगा के दिखाता है। ये डिवाइड किया गया दो पार्ट में, रेवेन्यू रिसीप्ट कि ये इंक्लूड करता है जितने भी इनकम सोर्सेज है गवर्नमेंट के, टैक्सेस, नॉन टैक्सेस या ग्रांट से, मतलब कितना पैसा उनको आएगा, और एक कैपिटल रिसीप्ट है जहाँ पे कितना लोन जो है गवर्नमेंट जो है वो रेज करेगी, कितना डिसइन्वेस्टमेंट करेगी प्रोसीड्स, या कितना और जो है वो उधार लेगी, या जो बोरोइंग्स है उसकी जो है ये कैपिटल रिसीप्ट, ये भी पैसा आ रहा है बोरोइंग्स के थ्रू भी है ना। एक्सपेंडिचर ये इंक्लूड करता है जितना रेवेन्यू जो है वो खर्चा किया जाएगा डे बाय डे, दिन ब दिन कितना, मतलब रोज़मर्रा कितना खर्चा होगा, जैसे सैलरी, पेंशन या इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इन चीज़ों पे, रोड्स, रेलवेज पे कितना पैसा खर्चा होगा। ठीक है, इन पार्ट्स में। ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, और फिर तीसरा एक्सपेंडिचर कितना होगा। ओके सॉरी, फिर चार्ज एक्सपेंडिचर एक वर्ड है। देखो आपने चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में सुना होगा ना। सॉरी तो चार्ज एक्सपेंडिचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन यूनियन बजट रेफर करता है सर्टन टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं जो पार्लियामेंट के नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट अप्रूवल, मतलब पार्लियामेंट को जो है अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जो बजटरी प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। ये जो है ये एक्सपेंडिचर जो है ऑटोमेटिकली जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज हो जाता है बिना पार्लियामेंट के वोट की। मीनवाइल दे आर पेड आउट विदाउट द नीड ऑफ कोई सेपरेट वोट, पार्लियामेंट में ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन वो इंक्लूड होते हैं बजट में, लेकिन उन पे वोट करना और पास करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पास हो जाते हैं बजट के साथ ही। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर पे नोट वोटेड इन पार्लियामेंट ऑल थ्रू जो डिमांड है ग्रांट की या अप्रोप्रिएशन बिल में वो होते हैं। इंस्टेड ये एक्सपेंडिचर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे हो जाता है। इवन थ्रू ये आइटम जो इंक्लूडेड होती है बजट में, दे डो नॉट रिक्वायर द एक्सप्लिसिट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर ईच स्पेसिफिक पेमेंट। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखो जो इनमें चीज़ें हैं जैसे सैलरी और अलाउंसेस जो हैं प्रेसिडेंट के लिए, जो सैलरी और अलाउंसेस जो पेड टू प्रेसिडेंट को पे किए जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए हो जाएंगे, और ये पार्लियामेंट रिड्यूस नहीं कर सकती। सैलरी अलाउंसेस जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, जो रेमुनेशन है जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो भी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से होते हैं और इनकी पे रिड्यूस नहीं कर सकते पार्लियामेंट। पेंशन जजेस की। अच्छा, डेप्ट रीपेमेंट और इंटरेस्ट जो है, देखो इंटरेस्ट जो पेमेंट है जो ऑन गवर्नमेंट है ना, जो डेप्ट है डोमेस्टिक या फिर एक्सटर्नल, उनको रीपेमेंट ऑफ लोन भी तो कंसिडर किया जाता है एक चार्ज, क्या, एक्सपेंडिचर। ठीक है,
बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशंस हैं उनमें से कौन कौन सी हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं ना बहुत सारी, कौन कौन सी, जैसे ऑफिस है दैट जो सब्जेक्टेड नहीं है अप्रूवल के, जैसे इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, ये भी चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है, इंटरफेरेंस ना हो पार्लियामेंट, या कोई स्टैट्यूटरी एक्सपेंडिचर है जिसमें कोई स्पेसिफिक लॉ या ऑटोमेटिकली जो किसी लॉ के तहत या कोई ऑटोमेटिकली वो किसी स्पेसिफिक लेजिस्लेचर ये कह दे कि ये कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होगा, जो पार्लियामेंट अगर लॉ बना दे, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ बजट पढ़ते हैं, हम मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी कुछ मिसलेनियस टॉपिक देख लिए। देखो बजट प्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा। यूजुअली मैंने बताया 1 फरवरी को होता है एवरी ईयर। जो की मोमेंट है लेजिस्लेटिव कैलेंडर का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ना वो प्रेजेंट करती है एनुअल फाइनेंशियल बजट, जो आउटलाइन करना है कि गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कितना रेवेन्यू और कितना खर्चा, कितना पैसा आएगा और कितना जो है खर्चा होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। स्पीच होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की। देखो ना, अब फाइनेंस मिनिस्टर डिलीवर करता है बजट एक स्पीच के साथ, और वो डिफरेंट गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़, कौन से टैक्स नए प्रपोजल है, कौन सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट इस साल में आने वाले साल में करेगी, वो सारी प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की पार्लियामेंट के सामने रखता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है, देखो बजट में जो है फाइनेंस मिनिस्टर ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स करता है, बजट की स्पीच, फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स, फिर रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट कर रही है गवर्नमेंट की इतना होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखती है। फिर शुरू होती है जनरल डिस्कशन बजट पे, है ना। प्रेजेंटेशन हो गई बजट की पार्लियामेंट के सामने। अब जब बजट प्रेजेंट हो चुका है, अब जनरल डिस्कशन होगी राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, ठीक है। यूजुअली जो है ना, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेज, अब कोई वोटिंग नहीं होती इस फेज में, मेंबर्स अलाउड होते हैं वो डिस्कस करें ब्रॉड कंटूर ऑफ बजट, उनकी पॉलिसीज़ की प्रायोरिटी, उसकी क्या उसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होंगे अगर ये ऐसा कोई पॉलिसी लाई गई, एक जनरल डायरेक्शन होती है। कोई वोटिंग नहीं होती एक्सपेंडिचर में, कोई स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर जो प्रपोज किया जाए इस स्टेज पे। डिस्कस जो है प्राइमरी क्या इम्पैक्ट होंगे इस प्रपोजल से, जो बजट तुम लाए हो लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा, ओवरऑल कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये एक जनरल डिस्कस की जाती है, क्रिटिसिज्म होता है, सब कुछ होता है। अब स्क्रूटनी भाई देखो फिर क्या होता है, पार्लियामेंट कमेटीज जब जनरल डिस्कशन होगी है, डिटेल स्क्रूटनी के लिए बजट के लिए बिगेन होता है। इस फेज में जो है एग्जामिन किए वेरियस जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, जैसे स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस पे है, ये कमेटी एक सेंट्रल रोल प्ले करेगी, रिव्यू करेगी बजट को, एग्जामिन करेगी कि डिमांड जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ ने डिमांड की, ग्रांट इतना पैसा हमें चाहिए है ना, तो ये ग्रांट डिमांड फ्रॉम ग्रांट जो सबमिट की गई है वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के द्वारा, उन पे रिकमेंडेशन करेगी कि ये इनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। कोई रेलवे मिनिस्ट्री, हाईवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, हमें इतना पैसा चाहिए अपने ऑपरेशन चलाने के लिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अकाउंट अंडरटेकिंग्स भी और ये भी स्क्रूटनाइज करेंगे कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट जो है बजट के। अब कमेटी डिस्कस करेगी, रिव्यू करेगी और बहुत सारे सजेशन और मॉडिफिकेशन जो है वो प्रपोज कर सकती है अपनी फाइंडिंग के हिसाब से, ठीक है। क्या इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इनको इतनी ज़रूरत नहीं, इतना मिलना चाहिए, ये चीज़ ये होनी चाहिए, बजट में ये पॉलिसी ऐसे डायरेक्ट होनी चाहिए, ये सजेशन कर सकती है ना, ठीक है। बाइंडिंग नहीं होती है, याद रखना। अब कंसंट्रेशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, देखो वोट एक्सपेंडिचर। अब डिमांड फॉर ग्रांट आर देन डिबेटेड इन डिटेल, फिर जो डिमांड की गई है वेरियस मिनिस्ट्री की, हमें इतनी ग्रांट्स चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, अब उस पर डिबेट होता है, पार्लियामेंट वोट करता है उनके ऊपर, ठीक है। ये क्रूशल स्टेज है इनैक्टमेंट ऑफ बजट का, ठीक है। लोकसभा का रोल देखो, लोकसभा जो है ना एक प्रिंसिपल हाउस है जो डिमांड ऑफ ग्रांट को कंसिडर करने के लिए, हर मिनिस्ट्री डिमांड करती है अपने लिए फंड्स और वो डिबेटेड, उस पर डिबेट होता है, पार्लियामेंट वोट करती है। ये एक असेंशियल प्रोसेस है अप्रूव करने का गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर प्लान का, कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है, ठीक है। अब रोल ऑफ राज्यसभा, देखो राज्यसभा जो है ना वो डिस्कस कर सकती है डिमांड ऑफ ग्रांट, लेकिन उनके पास पावर नहीं है कि वो अमेंड करें या रिजेक्ट करें, क्योंकि लोकसभा का जो अप्रूवल है वो फाइनल है। अब क्या होता है कि वोटिंग हो रही है डिमांड फॉर ग्रांट्स, आफ्टर डिस्कशन लोकसभा वोट्स ऑन ईच डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड दीज आर पास्ड unless there is some serious objection. So basically they are passed when the government is in majority. Okay, now there is one important miscellaneous topic is the token cut motion, a motion that seeks to reduce the allocation of particular item of expenditure by nominal symbol, 1 रुपया मतलब RS 1 रुपये। देखो मेन पर्पज इसका
कोई कट नहीं करना है, एलोकेशन जो दी गई है किसी मिनिस्ट्री को कोई पैसा देना उसको कट नहीं करना। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्शन या फिर कोई डिससेटिस्फैक्शन जो है किसी स्पेसिफिक प्रपोजल या आइटम से बजट के कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोकन कट मोशन उठाता है कि मैं डिससेटिस्फाइड। ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, एक सिंबल जेस्चर है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, मतलब इसका रियल मीनिंग नहीं है। ये कोई डिसअप्रूवल इस एक्सपेंडिचर के, ये जो खर्चा तुम इस पॉलिसी पे कर रहे हो या इस डिपार्टमेंट में कर रहे हो, इस पे जो है वो एक अपनी जो है प्रोटेस्ट दिखाने के लिए है ना, इन क्वेश्चन विदाउट है कोई सब्सटेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता ओवरऑल बजट में, ठीक है। एक डिससेटिस्फैक्शन उठाने के लिए टोकन कट मोशन देगा। टोकन कट मोशन कोई चेंजेस नहीं लाता है अमाउंट जो एलोकेट किया जाएगा बजट में, ये रिड्यूस करता है 1 रुपया, एक सिंबॉलिक है। होएवर ये एक सर्व करता है, एक मतलब एक रास्ता देता है किसी एमपी को कि वो अपनी जो है ना डिससेटिस्फैक्शन किसी खर्चे के जो गवर्नमेंट कर रही है, पॉलिसी कर रही है ना, वो उसको कर सके। मतलब किसी एक स्पेसिफिक पॉलिसी को, पूरे बजट को नकारना नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल डिफेंस को पैसा दे रहे हैं ना, तो वो बोल रहे कि डिफेंस को इतना पैसा क्या दे, वो सिर्फ डिफेंस के खर्चे पर जो है अपनी मतलब अपना जो है डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, पूरे बजट पे नहीं दिखा रहा, ठीक है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसएग्री करता है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के एलोकेशन को, डिफेंस प्रोग्राम को, है ना, समझ लो, तो वो प्रपोज करेगा, देखो मैंने बताया ना, 1 रुपया टोकन कट मोशन मूव करेगा। और इस डिस्कशन के दौरान एमपी आर्ग्यू भी कर सकता है ये एक्सपेंडिचर जो है वो प्रायोरिटीज, लोगों की प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं है और ये सिर्फ ये पैसे की वेस्टेज। इस डिबेट के बाद पार्लियामेंट वोट करेगी, अगर मोशन पास हो गया तो एक्सपेंडिचर इस आइटम का जो है 1 रुपये से कम हो जाएगा, ठीक है, खाली डिससेटिस्फैक्शन प्रूफ करने के लिए ना, डिबेट के लिए। अब पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, देखो जब डिमांड जो ग्रांट्स की करती है और फाइनेंशियल बिल जब पास हो जाता है ना, तो अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। अप्रोप्रिएशन बिल जो है ना फॉर्मली जो है वो अथराइज करता है गवर्नमेंट को, यही है अप्रोप्रिएशन बिल, के विड्रॉ करे अमाउंट ऑफ मनी जो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अपने खर्चे के लिए, गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल जो पास होता है बोथ लोकसभा में भी और राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा इसको अमेंड नहीं कर सकती। अब अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर, देखो जैसे ही वंस द अप्रोप्रिएशन बिल इज पास तो गवर्नमेंट जो है लीगली अलाउ कर देती है कि वो मनी जो है फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अप्रूव कर दिया बजट और वो पैसा निकाल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। इस तरीके से चलता है, ओके। आता है फाइनेंशियल बिल, ये इंट्रोड्यूस होता है अलॉन्ग साइड बजट के, जिसमें गवर्नमेंट के प्रपोजल होते हैं, टैक्स के बहुत सारे चेंजेस, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस या डायरेक्ट चेंजेस में जब चेंज आते हैं। देखो इसमें भी डिबेट और स्कूटनी होती है। देखो फाइनेंशियल जो बिल है ना, इसके बारे में डिबेट होती है पार्लियामेंट में और मेंबर्स जो है वो डिस्कस करते हैं और बहुत सी चेंजेस के बारे में प्रपोज भी करते हैं कि ये चेंजेस आने चाहिए, ये आने चाहिए, ड्यूटीज़ या दूसरे फाइनेंशियल रेगुलेशन। देखो यहाँ पे मनी बिल, जो फाइनेंशियल बिल जो कंसीडर करता है मनी बिल, मतलब आर्टिकल 10110 के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये डील करता है टैक्सेस बोरोइंग जो हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, फाइनेंशियल मैटर्स। और लोकसभा की जो है इसमें फाइनल से होती है, मतलब राज्यसभा जो है सजेस्ट कर सकता है अमेंडमेंट, लोकसभा की मर्जी है वो एक्सेप्ट करे या ना करे। अब वोट होता है फाइनेंशियल बिल पे। देखो फाइनेंशियल बिल जो है वो डिबेटेड भी है, उन इन्हीं नेसेसरी अमेंडमेंट आर मेड। जब फाइनेंशियल बिल पे डिबेट हो जाता है, कोई भी नेसेसरी अमेंडमेंट होती है वो कर दी जाती है, फिर लोकसभा इस पर वोट करती है, लोकसभा, ठीक है। फिर पास या ना पास होना वो आगे, ठीक है, पास ही होगा क्योंकि अगर सरकार मेजोरिटी में, ठीक है। अब हम कुछ ग्रांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट। जी देखो ये एक फाइनेंशियल प्रोविजन है, देखो जहाँ पे क्या किया हो जाता है, सोट बाय द गवर्नमेंट, जब फंड जो एलोकेट की जाती है किसी स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। देखो ये फंड्स ना तब गवर्नमेंट मांगती है जब कोई स्पेसिफिक यूनियन गवर्नमेंट के बजट में जो करंट फिजिकल ईयर, जब करंट फिजिकल ईयर में जो कोई फंड है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए वो कम पड़ जाती है, ठीक है। जैसे मिड ईयर एडजस्टमेंट, मतलब कि ओरिजिनल बजट में जितने पैसे किसी चीज़ के लिए दिए गए थे उसके लिए कुछ और एडिशनल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है और जो एंटीसिपेट नहीं की थी तब बजट के टाइम पे, जो जब बजट प्रेजेंट किया और पास किया था गवर्नमेंट, मतलब जब बजट पास किया गया किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए पैसे लिए थे, रोडवेज के लिए समझ लो। अब आधे साल तक आते आते वो सारे पैसे ख़राब हो गए, हमने तो ख़त्म हो गए, मतलब हमने एस्टिमेट किया था कि 1000 करोड़ लगेंगे, लेकिन जो है वहाँ 1500 करोड़ की ज़रूरत है, तो जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए दोबारा से मांगा जाता है पार्लियामेंट से। एक होती है एडिशनल ग्रांट। देखो ये स्पेसिफिक टाइप जो फाइनेंशियल प्रोविजन है जहाँ गवर्नमेंट मिड रिव्यू ऑफ द ड्यूरिंग द मिड रिव्यू जो होता है बजट का,
तो विच अलाउज कि एनहेंसमेंट हो सके। बहुत सारी एलोकेशंस में जो बजटेड एलोकेशंस होती हैं जहाँ फंड्स में वो बहुत सारे पैसा जो है नहीं, सफिशिएंट पैसा नहीं है एक्सपेंसेस किसी पर्टिकुलर पर्पजेस के लिए, तो सिमिलर जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है ना, एडिशनल ग्रांट भी जो है ओरिजिनल बजट के प्रोविजंस में डिस्टिंक्टिंग पर्पसेस और मैकेनिज्म्स के लिए और पैसा जो है एडिशनल ग्रांट जो है वो मांगी जाती है पार्लियामेंट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ये एडिशनल ग्रांट। अब है एक्सेस ग्रांट, मतलब ये सिचुएशन जब मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने पैसा जो है जितना उन्हें एलोकेट किया था उससे ओरिजिनल बजट में उससे ज़्यादा खर्च दिया है। ये तब होता है जब गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री अप्रूवल सीख करती है एक्सेस एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब कि ओरिजिनली जो अप्रूव किया गया था पैसा उससे ज़्यादा जो है यूजुअली अप्रूव से एक्सेस, तो एक्सेस ग्रांट प्रोसीजर जो होता है फॉर ग्रांट, जब पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया जाए, जितना अप्रूव 100 करोड़ हुआ है, खर्च 200 करोड़ कर दिया है, तो एक्सेसिव ग्रांट तब मांगी जाती है। वोट ऑफ क्रेडिट, ये एक स्पेशल प्रोविजन है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो अलो करता है गवर्नमेंट को अप्रूवल मांगने के लिए पार्लियामेंट से जो खर्चा किया जाए, कोई अनफोर्सीन या अर्जेंट कंडीशन आ गई है किसी फाइनेंशियल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंस, स्पेशली तब जब एक्सपेंडिचर जो स्पेसिफिक और अनएक्सपेक्टेड हो या इंक्लूडेड ना हो रेगुलर बजट में और अचानक से कोई दुविधा आ गई है, तो वोट ऑफ क्रेडिट होता है। ये टिपिकल इन केस में जब इमरजेंसी सिचुएशंस आती है ना, तो इमीडिएट फंडिंग की ज़रूरत होती है, तो डिटेल प्लानिंग या एस्टिमेट माइट नॉट बी मेड इन एडवांस, तो एडवांस में हमें तो पता नहीं था कि कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है तो हमें पैसे की जरूरत है, तो ये वोट ऑफ क्रेडिट होता है तब, तो और पैसा लिया जाता है। अब टोकन ग्रांट, ये स्मॉल या सिंबॉलिकल अमाउंट ऑफ मनी होता है जो एलोकेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा बजट में किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को, यूजुअली इंडिकेट करता है गवर्नमेंट इसको फ्यूचर में पैसा मोर फंड देगी, ठीक है, फ्यूचर में एक्शन लेगी, बट डज नॉट हैव रिक्वायर्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट द प्रेजेंट टाइम, इट इज़ ऑफन यूज्ड एज ए प्लेस होल्डर या सिग्नल ऑफ इंटेंट, मतलब अभी हमारे पास इस मिनिस्ट्री को पैसा देने के लिए नहीं है, लेकिन ग्रांट टोकन कर दिया है कि फ्यूचर में जब पैसा होगा तब हम आपको देंगे। ओके, अब देखो इंडियन पार्लियामेंट के कुछ हम फीचर्स पढ़ लेते हैं। देखो इंडियन पार्लियामेंट के मल्टी फंक्शनल रोल्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, पार्लियामेंट के पास वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स हैं, ये एसेंशियल है इंश्योर करने के लिए कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है और बाकी जो डेमोक्रेटिक फंक्शंस हैं वो जो है सही से काम करें, है क्या नहीं। अब देखो, और ये जो है ना दीज फंक्शंस जो है आर कैटेगराइज्ड ऑन सर्वल ब्रॉड एरिया, जैसे लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, ओवरसाइट, रिप्रेजेंटेटिव, डिलिब्रेटिव्स। तो बिलो इज ए डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ मल्टी फंक्शनल रोल जो है पार्लियामेंट के इन इंडियन पार्लियामेंट में, ठीक है। जैसे लेजिस्लेटिव फंक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि प्राइमरी रोल जो पार्लियामेंट का है वो लॉ बनाना है, ये रिस्पॉन्सिबल है इनैक्ट करने के लिए लॉज ऑन वेरियस मैटर्स जो उसकी जुरिस्डिक्शन, मतलब जो यूनियन लिस्ट में आते हैं या कंकरेंट लिस्ट में आते हैं या सर्टन केसेस में स्टेट लिस्ट में भी। लॉ मेकिंग पार्लियामेंट ड्राफ्ट करती है, डिबेट करती है, अमेंड करती है, इनेक्ट करती है बहुत सारे लॉज डिफरेंट इश्यूज़ पे, जैसे पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन रिलेशनशिप, ह्यूमन राइट्स में। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन भी है, मोस्ट जो लॉज जो पास करती है पार्लियामेंट वो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं जो सारी कंट्री को अप्लाई करते हैं और स्पेसिफिक स्टेट या रीजन्स को भी। इन बिल्स पे भी डिबेट होती है, इन्हें मॉडिफाई किया जाता है, इन्हें अप्रूव किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, एक डिटेल लेजिस्लेटिव प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकता है थ्रू कुछ जो है अमेंडमेंट्स, उन्हें स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हाफ ऑफ द स्टेज, वो हमने पीछे वाले यूनिट में पढ़ा, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस ये है। अब फाइनेंशियल फंक्शंस भी अभी हमने की रोल पढ़ा जो है अप्रूवल ऑफ बजट, अप्रोप्रिएशन बिल है, टैक्सेस और ड्यूटीज़ के रिलेटेड लॉज, कंट्रोल एक्सपेंडिचर्स पे कंट्री का, तो ये फाइनेंशियल कंट्रोल भी है, हमने पूरा डिटेलिंग में भी पढ़ा है कि किस किस तरह से बजट प्रेजेंट होता है, कैसे ग्रांट्स दी जाती हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को, कैसे वो काम करते हैं। ओवरसाइट, एग्जीक्यूटिव, देखो पार्लियामेंट क्रूशल रोल इंश्योर करती है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो अकाउंटेबल रहें लोगों को। क्वेश्चन आवर जैसी चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की, डिबेट्स होती हैं पार्लियामेंट में, आंसर देना पड़ता है ना, स्टार्टर अनस्टार्टर क्वेश्चंस, रिटन ओरल आंसर्स, ये सब अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा, अकाउंट कमेटीज़ बनाई गई हैं जो हर चीज़ को स्क्रूटनी करेगी, लॉज को। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीज़ है, अगर मेजोरिटी नहीं है उन्हें उसे पास किया जाता है। इम्पीचमेंट, पार्लियामेंट इम्पीच कर सकती है प्रेसिडेंट को या दूसरे हाई ऑफिसर्स को, लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर कोई मिसकंडक्ट करेगा या वोलेशन होगा। तो पार्लियामेंट ओवरऑल एक अकाउंटेबल का काम करती है, जो अकाउंटेबल ठहराती है सबको। ये बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन पार्लियामेंट क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो इंडियन लोगों को रिप्रेजेंट करती है। पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट करती है लोगों के विल और एस्पायरेशन
उनके डिसीजंस, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्ट होते हैं वो जनरल इलेक्शन के द्वारा ये इंश्योर करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज ने जिस लोगों ने जिस आइडियोलॉजी को, जिस इंटरेस्ट को वोट दिया, वो उनके इंटरेस्ट जो है आगे जो है पार्लियामेंट में रखें। पब्लिक पटिशन, पब्लिक पार्लियामेंट अलाउ करती है सबमिशन पब्लिक पटिशंस का, डिस्कस करने रेलिवेंट जो कमेटीज़ को फर्दर ये ट्रांसफ़र करती है। तो ऑर्डिनरी सिटीजन एक डायरेक्ट चैनल और इन्फ्लुएंस है लेजिस्लेचर प्रोसेस पे। पब्लिक इश्यूज़ पे डिबेट होते हैं, तो मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स के पास राइट है कि वो रेज कर सके इश्यूज़ जो कंसर्न करते हैं पब्लिक को, जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो पार्लियामेंट टू बी द फोरम ऑफ एयरिंग पब्लिक ग्रीवियंस और कंसर्न्स, ठीक है। अब पार्लियामेंट का एक है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन भी है। मैंने अभी बताया कि वो कैसे जो है पार्लियामेंट रोल प्ले करता है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट के पास सोल पावर है कि वो अमेंड कर सकता है, चाहे वो स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है। प्रोटेक्टिंग फंड ऑल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट नेसेसरी अमेंडमेंट कर सकती है और प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सकती है फंडामेंटल राइट सिटीजन के, इंश्योर कर सकती है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑन द लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चले। जुडिशियल फंक्शंस भी है, देखो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन पार्लियामेंट रोल प्ले करती है सर्टन जुडिशियल फंक्शन में, जैसे इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ जजेस में पार्लियामेंट जज का हायर जुडिशरी का चीफ जस्टिस को अगर मिसकंडक्ट या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्पीच कर सकती है, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है ना। और जुडिशली ओवरसाइट पार्लियामेंट्री कमेटी जैसे लॉ है एंड जस्टिस कमेटी है, वो रिव्यू करते हैं इश्यूज जुडिशरी के से रिलेटेड, रिकमेंड करते हैं चेंजेस जो इंप्रूव करेंगे जुडिशियल फंक्शंस को। तो पार्लियामेंट ओवरऑल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंट्री, ठीक है। जो पार्लियामेंट है ना, जो पार्लियामेंट है समझे, वो जो है वो ओवरसी करती है बहुत से मेजर कमीशन, और सबसे मेजर कमीशन तो लॉ मेकिंग है, अकाउंटेबल ठहराना है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना। फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट इज़ दी, देखो ना, इन डेमोक्रेसी ना, इन डेमोक्रेसी जो है, हालांकि हमारी पार्लियामेंट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन डालता है, लेकिन इन्हें डेमोक्रेसी जो है, पार्लियामेंट जो है वो एक सुप्रीम बॉडी है, ठीक है, जो बहुत सारे मैटर्स को डिक्टेट करती है। ओके, तो आज हम यही इतना ही रखते हैं पार्लियामेंट का चैप्टर। ओके, नेक्स्ट में मिलते हैं हम लोग जो है। अब इसके बाद तो है हम फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे थोड़ा।